एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज पंच में। अब बात करते हैं, हमारे सीधा रुख करेंगे संवाददाता का और जानेंगे उनसे राज्यसभा का हर एक अपडेट आज का। ऋषि हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त, हमारे सहयोगी। ऋषि, अगर आज की बात की जाए तो कांग्रेस को एक बार फिर से जमकर लताड़ा गया है, सीधे तौर पर कांग्रेस को घेरा गया। इससे पहले निर्मला सीतारमण घेरती हुई नजर आई और आज जेपी नड्डा ने कई सारे सवाल करते हुए कांग्रेस की जमकर क्लास लगाई है। जी ऋषि, आवाज मिल पा रही है आपको? जी देखिए, जिस तरीके से हमने देखा कि आज राज्यसभा में जो संविधान के अंगीकार किए होने के 75 वर्ष की जो हमने उसको मनाने के लिए जो चर्चा राज्यसभा में रखी, उसका दूसरा दिन है और अंतिम दिन भी है। 2 दिनों के लिए चर्चा वहां पर रखी गई है। हमने देखा कि कल भी बहुत शानदार तरीके से दोनों ही पक्षों ने अपना अपना पक्ष रखा, विपक्ष और सत्ता पक्ष ने। लेकिन आज की अगर हम चर्चा को देखें तो नेता सदन जेपी नड्डा ने साफ तौर से कांग्रेस की तमाम उन नीतियों को और संविधान के प्रति उन्होंने जो अपनी सरकारों के दौरान जो कामकाज किया उसको कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने एक बेहद दिलचस्प पहलू बताया जिसमें कि संविधान का 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कांग्रेस की इंदिरा सरकार के दौरान लाया गया था, जिसे कि जनता पार्टी की सरकार के समय संविधान के 44वें संशोधन के माध्यम से उसके अधिकांश पार्ट को खत्म किया गया था, जिसमें कि एक बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प बात उन्होंने रखी कि किस तरीके से जो आपातकाल की बात कहती है कांग्रेस की, वो संविधान का एक हिस्सा थी और संविधान के एक आर्टिकल के तहत ही, संविधान प्रक्रिया के तहत ही आपातकाल कांग्रेस ने लगाया था। हालांकि इंदिरा गांधी ने खुद इसके लिए देश से माफ़ी मांगी थी। कांग्रेस के नेता भी कुछ दबी जुबान में कहते हैं कि गलत प्रक्रिया अपनाई गई थी, लेकिन इसको जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और नेता सदन जेपी नड्डा ने एक तथ्य के माध्यम से स्पष्ट किया कि ये कैसे संविधान के विरुद्ध था। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो आपातकाल लगाने की जो प्रक्रिया अपनाई गई, ना तो कैबिनेट के द्वारा उसका अप्रूवल था, जिसे कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इसके लिए अब अप्रूवल ज़रूरी होना चाहिए। दूसरा ये कि इसके लिए कैबिनेट अप्रूवल के साथ साथ इसमें जो पार्लियामेंट है उसके 1 महीने के अंदर उसका अप्रूवल किसी भी इमरजेंसी का डिक्लेरेशन के लिए ज़रूरी है। तीसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है जो उन्होंने सदन में बोला कि इस प्रक्रिया के अपनाए जाने के दौरान जो आंतरिक सुरक्षा का मसला था उसमें सशस्त्र विद्रोह को भी शामिल किया गया और ये जो 3 पॉइंट के आधार पर ये भी एक तो उसमें बदलाव लाए गए 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। दूसरा ये कि इसके माध्यम से ये भी तथ्यात्मक रूप से साबित होता है कि वो जो इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई थी वो गैर संवैधानिक थी। इस तरीके से तमाम जो बिंदु थे, आरक्षण के मुद्दे पर सत्ता पक्ष ने विपक्ष को घेरा कि किस तरीके से आरक्षण के मसले पर उन्होंने संविधान सम्मत काम नहीं किया। यहाँ तक कि आरोप लगाया कि धर्म के आधार पर कांग्रेस ने आरक्षण की बात हमेशा कही है। हालांकि कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने इसका खंडन किया कि वो ऐसा नहीं करते। तो इस तरीके से तमाम ऐसे पहलू देखने को मिले जिसमें कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। लेकिन ये जरूर है कि ये जो चर्चा है बड़ी सार्थक तरीके से आगे बढ़ रही है और संविधान के तमाम प्रावधानों को लेकर, एक एक चीज को लेकर कि किस तरीके से सरकारों के दौरान उन पर कार्रवाई की गई है। मैं आपको बता दूं कि आज जो जानकारी मिल रही है, इस चर्चा का जवाब के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस चर्चा का जवाब दे सकते हैं शाम के 5 बजे। जी बिल्कुल, जब अमित शाह इस पर जवाब देंगे तो उस पर भी आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया ऋषि, तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये थी प्रमुख खबर और इसी के साथ अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं और ये अगली खबर जुड़ी हुई है उत्तर प्रदेश के संभल से। जी हाँ, एक तरफ जहां संभल में शाही मस्जिद को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक घर के भीतर